महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, कैसा जो त्याग करें और खुद की उपेक्षा करें। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो केयर गिवर हो या ना हो, क्योंकि अगर वो केयर गिवर भूमिका में नहीं होंगी तो उन्हें बुरी स्त्री माना जाएगा। मैं बहुत अच्छी मां नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी पत्नी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी बहू नहीं हूं, ये गिल्ट, ये केयर गिवर गिल्ट कहां से आ रहा है? उस सामाजिक कंडीशनिंग से आ रहा है जो हर स्त्री से अपेक्षा करता है कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस करेगी। WHO और सारे संगठन बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि महिलाओं पर यह जो अतिरिक्त केयर गिविंग लोड है, यह बीमारियों का कारण है। क्या एक सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि परिवार में, समाज में जो केयर गिवर्स हैं, उनकी केयर कौन करेगा? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। एक महिला अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी है। वह अपने लिए वहां नहीं आई है, वो अपने किसी बच्चे के लिए या अपने साथी के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए वहां आई है। उसका फ़ोन लगातार बज रहा है और उसका मन लगातार हिसाब लगा रहा है। घर का सामान लेना है, स्कूल की फीस देने जाना है, दवाइयाँ लेनी है, डेडलाइन है। घंटे बीत जाते हैं लेकिन कोई उससे यह नहीं पूछता कि वह ठीक है या नहीं। और आखिरकार जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वह अंदर जाने से रोक लेती है अपने आप को, क्योंकि घर पर शायद अभी भी किसी और को उसकी ज़रूरत हो सकती है। ये कोई रेयर सिनेरियो नहीं है, ये एक पैटर्न है जो हर दिन दुनिया भर में लाखों जिंदगियों में दोहराया जाता है। दुनिया भर में महिलाएं अक्सर अपनी खुद की चिकित्सा ज़रूरतों को टाल देती हैं या पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं। उनके पाँव में दर्द हो रहा है, उनके हाथ में दर्द हो रहा है, उनको बुखार आ रहा है, अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हमेशा किसी और की ज़रूरत उसकी अपनी पीड़ा से ज़्यादा ज़रूरी लगती है। और यहीं पर एक असहज किस्म की सच्चाई सामने आती है। जिसे हम केयर कहते हैं, वह अक्सर चुपचाप सेल्फ नेग्लेक्ट पर आधारित होती है, अपनी खुद की उपेक्षा पर आधारित होती है, किसी और को दी गई केयर। आज हम इस वीडियो में एक सरल लेकिन बेचैन करने वाले प्रश्न को उठाने वाले हैं कि जब एक समाज महिलाओं को लगातार दूसरों को प्राथमिकता देने के लिए ट्रेंड करता है, उसे नॉर्मलाइज कर देता है, तो उसके शरीर का क्या होता है जिसे वह सबसे अंत में रखती है। हम ये समझने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्फलेसनेस, व्हाई इट ट्रांसलेट्स इनटू फिजिकल हार्म फॉर विमेन बॉडी। ये सैद्धांतिक तौर पर भी समझने की बात है और इसको नॉर्मली सैद्धांतिक तौर पर इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पर समझा जाता है, जिसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, इन तीनों का एरिया शामिल होता है। नॉर्मली हम बायोसाइकोसोशल मॉडल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल क्या है? वो ये कहता है कि जॉर्ज एल एंगल ने ये प्रस्तुत किया था, जिनका लॉजिक ये था, जिनका तर्क ये था कि स्वास्थ्य को केवल जैविक प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यह बायोलॉजिकल है, लेकिन बायोलॉजिकल होने के साथ साथ यह साइकोलॉजिकल भी है और सोशल भी है। ये सारे कारक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उससे ये मेडिकल सिचुएशंस खड़ी होती है। और महिलाओं के जीवन के संदर्भ में इसे समझना, ये वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा सकता है इसे, क्योंकि समझिए कि गहराई से जमी हुई सामाजिक अपेक्षाएं कैसे शरीर के स्तर पर प्रभाव डालती हैं। वे महिलाएं जो दूसरों की देखभाल लगातार कर रही हैं, माँ के रूप में कर रही हैं, बहू के रूप में कर रही हैं, पत्नी के रूप में कर रही हैं या किसी अन्य भूमिका में कर रही हैं, वे लगातार दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे रही हैं, उसको मेडिकल सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन उसकी अपनी बॉडी पर इसकी एक टोल आती है, उसकी अपनी बॉडी पर इसका एक असर पड़ता है। यह भूमिका दरअसल बाहरी सामाजिक अपेक्षाओं से नहीं होती, धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जाती है। स्त्री को खुद लगने लगता है कि दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए अगर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा भी करनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। और यह मामला केवल फिजिकल नहीं है, यह मामला फिजिकल से ज्यादा जाता है, क्योंकि ये इमोशनल भी है और ये स्ट्रेस के रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि शरीर जो है वह इन तमाम चीजों से प्रभावित होता है। साइकोलॉजिकली इसका प्रभाव तब सामने आता है जब ये अपेक्षाएं जो हैं वो पर्सनली एक जिम्मेदारी के तौर पर इस व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार कर ली जाती है। एक परिवार के अंदर अलग अलग लोग हैं और वहां कोई अगर बीमार हुआ तो सबकी बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, किसी एक व्यक्ति द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाता है और पूरा परिवार भी स्वीकार कर लेता है कि यह उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है और ये व्यक्ति सामान्यतः परिवार की स्त्रियां होती है। समय के साथ साथ ये धीरे धीरे आप पर मेंटल स्ट्रेस लगातार बढ़ाती जाती है, इतना कि आपका शरीर इसकी कीमत अदा करना शुरू करता है।
कई सारी चीज़ों में ये दिखाई देता है। इवन मेडिकली इस बात की जाती है कि कैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल HPA जिसे कहा जाता है वह सक्रिय हो जाता है और इसका परिणाम धीरे धीरे बढ़ते हुए कार्टिसोल लेवल पे पहुंचता है और जो आपकी इम्यूनिटी है वह लॉन्ग टर्म में खराब होने लगती है, इम्यूनिटी कम होने लगती है। यह एक सैद्धांतिक पक्ष था। और दूसरा स्वाभाविक तौर पर समाज के लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसे जेंडर रोल थ्योरी कहा जाता है। ये मॉडल ये बताता है कि समाज में किस प्रकार लिंग के आधार पर विशिष्ट व्यवहारिक अपेक्षाएं तय हो जाती हैं। यानी कि आपकी लैंगिकता से, आपसे जेंडर से तय हो जाता है कि आपका जो बिहेवियर है वह कैसा होना चाहिए। ये कल्चरली होता है, यह ऑब्वियसली सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होता है, ये कंडीशनिंग से होता है। और इन सांस्कृतिक संदर्भों में बाकायदा स्त्रीत्व जो है, जिसे हम विमेनहुड कहते हैं या मदरहुड कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ही ये हो जाती है कि आप दूसरे की केयर करने वाले व्यक्ति हैं। केयर गिवर आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपसे वही उसी किस्म का पेशेंस की उम्मीद की जाने लगती है, आपसे उसी किस्म के इमोशनल लेबर की उम्मीद की जाने लगती है, आपसे त्याग की, आत्मत्याग की जो उम्मीदें हैं वो की जाने लगती है। ये ठीक वैसे है जैसे पुरुषों के साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो कौन सी है? फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, या सेल्फ डिपेंडेंस की, या फिर खुद को प्राथमिकता देने की। ध्यान रखिएगा, ये भूमिकाएं तटस्थ नहीं हैं, ये बाकायदा उस सोशल स्ट्रक्चर से पैदा हुई हैं, उस फैमिली स्ट्रक्चर से पैदा हुई हैं, उन मीडिया नैरेटिव से पैदा हुई हैं, उस धर्म से पैदा हुई हैं, शिक्षा प्रणाली से पैदा हुई हैं, सांस्कृतिक परंपराओं से पैदा हुई हैं। ये सारी चीजें मिलकर इस रोल को लगातार रीइंफोर्स करती हैं कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, कैसा? जो त्याग करें और खुद की उपेक्षा करें। खुद की उपेक्षा करना, आप जानते हैं, परिवारों में लगातार इसे एक पॉजिटिव मूल्य की तरह दिखाया जाता है। बाकायदा आपने सुना होगा आपकी दादी या अपनी किसी चाची या अपनी किसी माँ के बारे में कि वो बहुत अच्छी थी, दूसरे का ध्यान रखती थी और इसकी कीमत में खुद बीमार हो गई, चली गई। समाजशास्त्र में इसे कंपल्सरी केयर गिविंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो केयर गिवर हो या ना हो, क्योंकि अगर वो केयर गिवर भूमिका में नहीं होंगी तो उन्हें बुरी स्त्री माना जाएगा, उन्हें परिवार में बुरी स्त्री की तरह देखा जाएगा। इस कारण उन पर यह सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक दबाव है। और इन दोनों, अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को देखें जिनके बारे में हमने बात की, उन दोनों से ये समझ में आता है कि कैसे एक सामाजिक शक्तिशाली तंत्र है जो सुनिश्चित कर रहा है कि केयर गिवर जो है वह अपने शरीर की उपेक्षा करे। बड़ी रोचक बात है। ये जो लेबर, ये जो श्रम गया, ये इनविजिबल है, लेकिन इससे जो डैमेज हुआ वो एकदम विजिबल है। ये इनविजिबल लेबर जिस पैमाने में, जिस मात्रा में होगा, उस मात्रा में स्वाभाविक क्या है ये लेबर वह है जो स्त्रियां घर में काम करती हैं, जिसमें कोई वेतन नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती। सोशली ये एक्सपेक्टेड है, सोशली ये रिकॉग्नाइज्ड है कि ये काम स्त्रियों को ही करना है। महिलाएं हर दिन घरों में रिश्तों के बीच ये काम करती हैं और ये श्रम यूजुअली किसी किस्म का इसमें इकोनॉमिक पेमेंट, कोई वेज नहीं होता है। बार बार इस बात पे बात की गई है कि जो घर में काम किया जाता है वह इनविजिबल रहता है, और ये जो इनविजिबल काम है, खाना बनाने का काम है, सफाई करने का काम है, बच्चों की या बुजुर्गों की देखभाल का काम है, घर की रोजमर्रा काम करने का जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार में जो इमोशनल बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लोगों के बीच लड़ाई झगड़े ना हो उसकी जो इमोशनल टोल है, ये सब करते 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 क्या वास्तव में जो व्यक्ति कर रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा? यानी कि जो काम उसने किया वो तो इनविजिबल है, वो नहीं दिखाई देगा किसी को कि उसने कितना महत्वपूर्ण काम किया ये तमाम चीजें करके, लेकिन जो उसका असर आएगा वह असर स्वाभाविक तौर पर दिखेगा, शरीर पे दिखेगा, मानसिक स्वास्थ्य पे दिखेगा ही। तो ये जो श्रम की अदृश्यता है वो एक तरह का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पैदा करती है, जिसमें महिलाओं के योगदान को न तो पर्याप्त तरीके से मापा जाता है, ना ही उसकी कोई वैल्यू दी जाती है, कोई मूल्य दिया जाता है, और इसकी जो कीमत है वह महिलाएं चुकाती हैं। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ UN Women विंग है, उसके इस अवैतनिक देखभाल के कार्य पर जो रिपोर्ट है उसे देखें तो वह पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड वो 2.5
टाइम्स हाई है। भारत के मामले में तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा इंटरनेशनली अगर ये ऐसा है। अगर भारत की बात करें तो 2019 में टाइम यूज सर्वे जो है उससे पता लगता है कि महिलाएं प्रतिदिन लगभग 299 मिनट काम, बिना वेज का घरेलू काम, बिना वेतन का घरेलू काम करती हैं। 299 मिनट प्रतिदिन, इसका मतलब है 5 घंटे प्रतिदिन। पुरुष इसकी तुलना में 100 मिनट भी नहीं करते। 97 मिनट आंकड़ा था 2019 में। ये जो लेबर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे वह चीज पैदा होती है जिसे हम टाइम पॉवर्टी कहते हैं। ये टाइम पॉवर्टी का मतलब क्या है कि महिलाओं के पास समय की गरीबी आ जाती है, समय की कमी आ जाती है। आराम के लिए, मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुद की केयर करने के लिए महिलाओं के पास जो समय उपलब्ध है वह पुरुषों की तुलना में बहुत बहुत कम है। और बायोलॉजिकल दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से को रिस्पॉन्ड करना, जिसके बारे में मैंने कहा कि इससे कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कार्टिसोल लेवल थोड़े समय के लिए बढ़े तो अच्छी चीज माना जाता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो ये शरीर के कई सारे सिस्टम्स को, जैसे कि इम्यूनिटी को, हार्मोनल बैलेंस को और कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। इसी कारण देखभाल संबंधी भूमिकाओं में लगातार सक्रिय महिलाओं में लगातार थकान की बीमारी दिखाई देती है, नींद की प्रॉब्लम दिखाई देती है, स्ट्रेस से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो दिखाई देती हैं। और ये अदृश्य श्रम का एक स्वाभाविक इमोशनल एस्पेक्ट है। और समय के साथ साथ ये जो शारीरिक परिश्रम है, यह स्त्रियों के शरीर के बीच ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है जहां पर यह नुकसान कलेक्ट होता जाता है, धीरे धीरे चुपचाप इकट्ठा होता जाता है और सोसाइटी को दिखाई भी नहीं देता। इसलिए आपको बहुत बार दिखाई देता है कि ये महिलाएं चिड़चिड़ी क्यों हो गई, ये महिलाएं देखो हमेशा लड़ती रहती हैं। आपकी कीमत चुका रही हैं वे, एक लंबे समय तक जिन्होंने आपके लिए काम किया और आपने उसे दर्ज भी नहीं किया, इससे उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी है। और अगर कोई स्त्री ऐसा पर्याप्त न कर पाए, जो कि शायद कोई स्त्री नहीं कर सकती, जो अपेक्षाएं उनके सबसे कैसे करेंगे, उससे पैदा होता है गिल्ट और पैदा होता है सेल्फ निग्लेक्ट। केयर गिवर गिल्ट एक सामान्य चीज नहीं है। महिलाओं को बावजूद इसके कि सुबह से शाम तक केयर गिविंग में लगी हुई हैं, फिर भी वे इस गिल्ट से भरी बैठी होती हैं कि हाँ, उस जगह पे मैंने बच्चे के लिए यह करना था, मैं नहीं कर पाई, उस जगह पे मैंने अपने पति के लिए करना था, नहीं कर पाई, अमुक के लिए करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई, मैं बहुत अच्छी माँ नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी पत्नी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी बहू नहीं हूं। ये गिल्ट, ये केयर गिवर गिल्ट कहां से आ रहा है? उस सामाजिक कंडीशनिंग से आ रहा है जो हर स्त्री से अपेक्षा करता है कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस करेगी। और इस केयर गिवर गिल्ट का परिणाम है कि वे खुद को नेग्लेक्ट करना शुरू करती हैं, सेल्फ नेग्लेक्ट। बचपन से स्त्रियों को इस तरह से तैयार किया गया है, उनके खेल ऐसे हैं, उनके खिलौने ऐसे हैं जिसमें वो केयर गिवर भूमिका में होना अपने लिए सहज और स्वाभाविक मानती हैं, अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अपने इवन एट द वर्क प्लेस अपने सहकर्मियों के लिए। वे महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं, वो अपने वर्क प्लेस में इस केयर गिवर गिल्ट में रहती है कि किसी जो दोस्त है, कोई को वर्कर है, वो अगर सरदर्द में है तो उनको लगता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसका सरदर्द दूर करना है। और ये केयर गिवर गिल्ट जो है वो सोसाइटी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यह खुद की उपेक्षा करने को ग्लोरीफाई करता है। खुद की उपेक्षा ग्लोरिफिकेशन की चीज नहीं है, क्योंकि इससे धीरे धीरे एक तरह का इंटरनलाइज सिस्टम तैयार होता है और ये केयर गिवर गिल्ट जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें महिलाएं दूसरों की भलाई के लिए इतनी अधिक जिम्मेदारी महसूस करती हैं कि उनकी अपनी जरूरतें लगातार पीछे छूटती जाती हैं। ये अपराध बोध केवल इमोशनल नहीं है, ये अपराध बोध आपकी बॉडी को प्रभावित करना शुरू करता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बाकायदा हेल्थ साइकोलॉजी और जो सोशल मेडिसिन है उसकी रिसर्च क्लियरली बताती है कि इस प्रकार का अपराध बोध आत्म उपेक्षा को जन्म देता है और खुद के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में देरी को, डिलेड हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर को दर्ज करता है। महिलाएं 2-4 दिन, एक आध हफ्ता तो अपनी बीमारी को इग्नोर करने में लगाती हैं, उसके बाद बात करती हैं कि अब देखते हैं कि यार लगता है कि ये मामला जो है सर के ऊपर चला गया है। या कई बार वो डॉक्टर के पास केवल इसलिए जाने को तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी के कारण वे दूसरों की परवाह नहीं कर पा रही हैं,
यानी कि अब भी अपने लिए नहीं जा रही है, इसलिए जा रही है कि ओहो शरीर में लगातार इतना दर्द हो रहा है, दुखन हो रही है या सरदर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है कि मैं दूसरों के लिए काम नहीं कर पा रहे। यानी कि अब भी अपनी हेल्थ केयर के लिए जाना नहीं, उसी जिम्मेदारी के लिए जिसकी वजह से ये हेल्थ केयर गड़बड़ाई है, वे डॉक्टर के पास जाने को शायद तैयार भी होती हैं, लेकिन लेट तैयार होती हैं और ये देरी कई बार महंगी पड़ती है। ये स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी जो है इसमें अगर आर्थिक निर्भरता भी शामिल है, अगर ये महिला डिपेंडेंट भी है, तब तो एकदम करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हो जाती है। उस स्थिति में महिला को लगता है कि ये उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी है ही है, क्योंकि वह नौकरी नहीं करती है और इस कारण उसकी अपनी बॉडी, उसका अपना शरीर कीमत अदा करता है। और ये एक तरह का साइक्लिक चीज है, एक तरह का फीडबैक लूप बनता है, साइकोलॉजिकली एक तरह का चक्र बन जाता है, जिस चक्र के तहत महिला खुद की उपेक्षा करने को आदर्श स्थिति मान लेती है। तो आप देख रहे हैं कि जेंडर कितनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। आपको लग रहा है कि महिलाओं द्वारा ये महानता उड़ना, यह त्याग उड़ना, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। इसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ती है। उनके अंदर इम्यूनिटी की परेशानियां पैदा होती हैं, शारीरिक परेशानियां पैदा होती हैं। अगर आप अमेरिका के ऑटोइम्यून रिलेटेड डिजीज एसोसिएशन के डाटा को देखें तो 80% ऑटोइम्यून डिजीज़ के मामले में महिलाओं में ज़्यादा चीज़ें देखी गई हैं और ये एक तरह की जेंडर वल्नरेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। इसी तरह एंडोक्रिनोलॉजी पर जो रिसर्च हुई है वो भी ये बताती हैं कि लंबे समय तक ये वाला जो तनाव है, ये HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस जो है उसे बाधित करता है, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन की परेशानियां वो पैदा हो सकती हैं, थायराइड की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, PCOS की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, अन्य चीज़ें भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए WHO और सारे संगठन बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि महिलाओं पर यह जो अतिरिक्त केयर गिविंग लोड है लॉन्ग टर्म बीमारियों का कारण है। ये जो जेंडर डिवीजन है केयर गिविंग को लेकर, इसे चुनौती देने की जरूरत है। महिलाएं बिना विश्राम के काम न करें, उनको लगातार सपोर्ट मिले, उन पर ये मेंटल लोड न हो कि ये केयर गिविंग भूमिका उनकी ही भूमिका है। ध्यान रखिएगा, वे परिवार जो इसको ग्लोरीफाई करते हैं, अगर आप उस ग्लोरिफिकेशन में शामिल हैं तो आप इस समस्या में शामिल हैं, आप समस्या का हिस्सा हैं। आप स्त्रियों के शरीर को अनंत क्षमता की चीज मानना बंद कीजिए, उनके इमोशनल लेबर के लिए रिस्पॉन्ड दीजिए, उनके इमोशनल लेबर के लिए सपोर्ट दीजिए। कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र इस बात को कहता है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान इस बात को कहता है और मेडिकल साइंस भी इस बात को कहती है, एविडेंसेस देती है कि महिलाओं से लगातार ये अपेक्षा करना कि वे स्वयं से पहले दूसरों को प्रेफरेंस दें, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये कोई बेनाइन कल्चरल नॉर्म नहीं है। इसे अपनी संस्कृति कहकर महिमा मंडित मत कीजिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल सिचुएशन है जिसकी कीमत उनका शरीर चुका रहा है। असीम मत मानिए इस शक्ति को, धैर्य को, आत्मत्याग, उसकी सराहना करना बंद कीजिए। आप अपनी माता जी को ऐसा करते हुए देखते हैं, आप अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो उसे अप्रिशिएट करना बंद कीजिए, क्योंकि ये अप्रिशिएशन दरअसल उनके लिए रीइंफोर्समेंट हो जाता है और अगली बार फिर से ऐसा करती है। कंडीशनिंग का तरीका यही है। इसलिए उन्हें रोकिए, इसलिए ये बात उन्हें समझाइए कि ये सकारात्मक चीज नहीं है। उनका तनाव, उनकी थकावट, उनका इमोशनल लोड साझा कीजिए। ये सोशली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक नैतिक सवाल ये भी है कि देखभाल करने वालों की देखभाल कौन करता है? क्या एक सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि परिवार में, समाज में जो केयर गिवर्स हैं उनकी केयर कौन करेगा? क्योंकि जेंडर के बेसिस पर किया हुआ यह डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल एम्पावरमेंट के खिलाफ है। इसलिए उन कहानियों को नजरअंदाज कर दीजिए जिन कहानियों में कहा गया कि उस माँ ने बहुत मेहनत की और अपने बेटे को यह बनाया, खुद ये सब भुगता। जैसे जैसे आप इन कहानियों का महिमा मंडन करेंगे, आप उस तंत्र में शामिल हो जाएंगे जो तंत्र केयर गिवर्स को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिसकी कीमत अंततः उनके शरीर को चुकानी पड़ती है। न जाने कितनी मौतें हुई हैं इतिहास में इस बात से। लोगों ने उनको महिमा मंडित करके दर्ज कर लिया, लेकिन वे मौतें दरअसल इंस्टीट्यूशनली किए गए मर्डर ही थे। इस तरीके से देखिए, क्योंकि अगर आपने अपनी माताजी को ऐसा करने दिया और इस कारण कभी किसी की माताजी की मृत्यु हुई तो आप मात्र हंता हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि कोई किसी के पास इसकी असीम क्षमता नहीं है और ये एक तरह का सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन है। फाइनली
एक लास्ट विचार, कोई भी समाज उतना ही स्वस्थ होता है जितने स्वस्थ उस समाज के सभी लोगों के शरीर होते हैं। इसलिए अगर किसी समाज में किसी लैंगिकता के शरीर कम स्वस्थ हैं, भिन्न लैंगिकता के शरीर कंपैरेटिवली ज्यादा स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब वह समाज शोषण पर आधारित है।